ठीक है, तो जब मैं आपको अब कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ना, दीज आर वेरी जनरल, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट्स है, इनको आपने पहले भी अच्छे से पढ़ रखा है, तो इनमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक, एंड अब ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या ब्रेक से पहले हमने जो चीजें सीखी समझ आ गई? क्या वो एक लेवल पे याद भी हो गई? हाँ सर, वो एक लेवल पे समझ भी आ गई, याद भी हो गई। कल को अगर आज राह चलता कोई इंसान हमसे पूछता है क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, एडवर्स ओपिनियन क्या होता है, डिस्क्लेमर क्या होता है, हम समझा देंगे। कोई हमसे पूछता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, तो वो हमको 1 बजे वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा कि बीइंग अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये सारी चीजें आपको जो भी होंगी वो समझ आ जाएंगी। क्या ये जो नोट्स मैं अभी बना रहा था, ये आपने नोट्स देखे थे, मैं जो नोट्स बना रहा था, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसकी आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इनमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ भी नहीं है, आपने बस फोकस करना है, जो आपके पास नोट्स है ना, ये जो बुक है इस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। इसमें आपने बस फोकस करना है और कुछ भी चीज पे फोकस नहीं करना। जो चीजें इसमें लिखी हुई है वो मैं आपको ऑलरेडी समझाते जा रहा हूं, सिखाते जा रहा हूं, तो आप टेंशन मत लो। बिकॉज पॉइंट क्या है ना, हमको लास्ट 1.5 डेज के लिए पढ़ना है। हम जितना मटेरियल कंसाइज रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो कि जो ढेर सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं अल्टीमेटली दे आर जस्ट फॉर इंप्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग। आप रिवाइज करोगे और ज्यादा आपकी पकड़ कॉन्सेप्ट को लेकर बनती जाएगी। आई होप दैट हेल्प्स। यस सर, दैट हेल्प्स। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। कई बार आप बोलोगे यार कि डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हम कई बार ऑडिट में कई जगहों पे बोलेंगे कि यार इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये चीज जो है ना कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इस प्रोफेशनल जजमेंट ये होता क्या है? तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सारे बच्चे इधर देखो, नोट्स की तरफ मत देखो, अभी आप मेरी तरफ देखना, ठीक है। मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं। एक सीए बनता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है? सीपीटी या फाउंडेशन, फिर उसके बाद अपना आईपीसीसी या इंटर, एंड देन वो अपनी आर्टिकलशिप करता है, 3 साल की ट्रेनिंग करता है, एंड देन ही गिव्स सीए फाइनल। क्या यही एक तरीका है सीए बनने का? हाँ सर, यही एक तरीका है सीए बनने का। तो आप जो नॉलेज गेन करते हो, जो आप स्किल्स गेन करते हो ना थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ प्रोफेशनल जर्नी, मतलब आपने सीपीटी में कई सारी चीजें सीखी, फाउंडेशन में कई सारी चीजें सीखी, सीए इंटरमीडिएट में कई सारी चीजें सीखी, कई सारी चीजें आपने अपनी आर्टिकलशिप में सीखी, कुछ एक्सपीरियंस आपने गेन किया आर्टिकलशिप में, प्लस सीए फाइनल के जो 8 सब्जेक्ट है, जब आप इन सबको पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, कैसे इंडेक्स वर्क करते हैं, कैसे फाइनेंस वर्क करता है, क्या डेरिवेटिव्स, क्या फॉरेक्स, कैसे डायरेक्ट टैक्सेस, कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारा ज्ञान आप इकट्ठा कर लेते हो। वो जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया है, वो जो एक्सपीरियंस आपने इकट्ठा किया है, उसकी एप्लीकेशन को ना हम प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। यानी अगर कोई इंसान अपना दिमाग यूज करके एक डिसीजन ले रहा है, उसको हम प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। यानी एप्लीकेशन ऑफ, अब देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप, नॉलेज यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा, जो पिछले 5 साल में आपने इकट्ठा किया है, जो आपने पिछले 5 इयर्स में इकट्ठा किया है, उसको जब आप अप्लाई करते हो ना विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। यानी सपोज मुझे ऑडिट करना है तो मुझे कितने सैंपल्स इकट्ठे करने चाहिए, मुझे कितने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए, ये मुझे कोई बताएगा नहीं, ये मैं खुद एक डिसीजन लूंगा, ये मेरी खुद की एक जजमेंट होगी, और मैं एक प्रोफेशनल हूं तो इसको मैं प्रोफेशनल जजमेंट बोलूंगा। इन मेकिंग informed decisions about the course of action that are appropriate in the circumstance of audit engagement। तो क्या आप ये बोलोगे, जब भी कोई आपसे पूछे प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात बोलना, ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ये जो मैंने ट्रेनिंग करी है आर्टिकलशिप की, जो मैंने नॉलेज इकट्ठा करी है सीए फाइनल में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसको जब मैं अप्लाई करता हूं इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यानी सोची समझे डिसीजंस, ये जो आप इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसको हम प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहला एरिया है मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। जब आप मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क की बात करोगे तो वहां पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ेगी। सर ये मटीरियलिटी क्या होती है, ऑडिट रिस्क क्या होती है, इसके बारे में आप हमको थोड़ा सा बताओ। मटीरियलिटी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मटीरियलिटी का क्या मतलब है? ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर गड़बड़ हुई, इसके ऊपर अगर कोई मिसस्टेटमेंट हुई, दैट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर।
अब ये ऑडिट रिस्क क्या है? तो ऑडिट रिस्क को समझने से पहले हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझना पड़ेगा। क्या सारे बच्चे रेडी हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझने के लिए? जल्दी से मुझे बताएं, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या वो रेडी हैं ऑडिट रिस्क और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझने के लिए। एंड वी विल बिगिन एंड टेल यू कि क्या होता है ऑडिट रिस्क, क्या होती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बहुत मजा आएगा। यस सर, वी आर रेडी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले समझते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। इन्होंने बोला क्या, रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। अभी ऑडिट हुआ नहीं है, अभी ऑडिट से पहले ही एक रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है। गलती कैसी है? मटीरियल गलती है। मटीरियल यानी इट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट, दिस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज एट द असर्शन लेवल। ठीक है, असर्शन लेवल समझेंगे, टेंशन मत लो। पर अभी आपने एक चीज समझनी है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना दो चीजों से बना है। किन किन चीजों से? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ओ, इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है सर? इनहेरेंट रिस्क का मतलब है कि अगर मैं अपने इंटरनल कंट्रोल्स ना लगाऊं तो क्या चांसेस हैं गलती होने के, और गलती कैसी? मटीरियल। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट विदाउट कंसीडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? मतलब ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल either individually or when aggregated with other misstatement before, ध्यान दो इस वर्ड को, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी कंट्रोल। यानी अगर मैं कंट्रोल्स को कंसीडर ना करूं तो क्या चांसेस है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। इसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आपकी एक एंटिटी है सर, हमारी एक एंटिटी है, उसने 100 प्रोडक्ट्स बनाए। कितने प्रोडक्ट्स बनाए सर? उसने 100 प्रोडक्ट्स बनाए। मैं कहता हूं उसने अगर 100 प्रोडक्ट्स बनाए तो जो 100 प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर हम मान लें कि 50% जो प्रोडक्ट्स है ना वो डिफेक्टिव होंगे, 50% प्रोडक्ट्स विल बी डिफेक्टिव। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? मैं ये बोल रहा हूं कि अभी हमने कोई भी चेक नहीं लगाया है, मैं मान रहा हूं कि एंटिटी ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें से 50% डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, ये हो गई इनहेरेंट रिस्क। क्या मैं इन डिफेक्टिव्स को पकड़ने के लिए कंट्रोल्स लगा सकता हूं कि कोई बंदा चेक करे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट कौन सा है? हां सर, चेक कर सकते हैं हम। मैं कहता हूं जहां मैंने कंट्रोल लगा लिया, जहां मैंने इंस्पेक्शन लगा दी कि भाई तुम सारे प्रोडक्ट्स चेक करो और बताओ कौन सा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, कौन सा प्रोडक्ट सही है, तो मैंने एक इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। ये इंस्पेक्शन का प्रोसेस डाल के इंस्पेक्टर खड़ा रहता है, वो 10 में से एक, 20 में से एक प्रोडक्ट ऐसे चेक करता रहता है रैंडमली। उस कंट्रोल को लगाने से क्या हुआ है सर? उस कंट्रोल को लगाने से जो प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव थे ना उसमें से मैं 20% प्रोडक्ट्स पकड़ लेता हूं, 20 प्रोडक्ट्स पकड़ लेता हूं। यानी रिस्क कितनी है? अभी जो रिस्क है, अगर मैंने 20% प्रोडक्ट्स पकड़ लिए, पहले रिस्क क्या थी? 50% प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव है, उसमें से अगर मैंने 20% प्रोडक्ट्स पकड़ लिए तो कितनी रिस्क रह गई? 80%। क्या 80% ऑफ 100% या 80% ऑफ 50%? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। जो डिफेक्टिव है उसका आप 80% लोगे या फिर आप पूरे का 80% लोगे? जल्दी बताओ सारे बच्चे मुझे। लेट्स से 100 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 50 ठीक है, 50 डिफेक्टिव है। इस 50 में से मैंने 20% तो पकड़ लिया, इस 50 में से मैंने 20% तो पकड़ लिया, कितने रह गए सर? 80% रह गए। तो ये 80% किसका लेंगे? 50 का या 100 का? सारे बच्चे मुझे बताओ। किसका लेंगे 80%? 50 का या 100 का? सो 20% ऑफ 50 मैंने पकड़ लिया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 20% जो है वो तो मैंने 50 का पकड़ लिया कि ये डिफेक्टिव थे, इसमें से 20% मैंने पकड़ लिया, बट 80% तो अभी भी रह गए। 80% तो अभी भी रह गए। सारे बच्चे सही बता रहे हैं सर, 50 का लेंगे।
तो अब कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रह गए, अब कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रह गए, तो मैं कहता हूं 40 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रह गए, 40 डिफेक्टिव रह गए। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता इनहेरेंट रिस्क कितनी थी सर, इनहेरेंट रिस्क 50% थी क्योंकि 50% डिफेक्टिव होते हैं। पर अब जब मैं बात करता हूं कंट्रोल रिस्क की, तो कंट्रोल रिस्क कितनी रह गई, कंट्रोल रिस्क है हमारी 80%। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब आप ऐसे फ्रेश पेज पे बताओ थोड़ा, तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात, इसको और अच्छे से समराइज करते हैं आपके लिए। अगर मैं बोलता हूं 100 प्रोडक्ट्स, इसमें से 50 डिफेक्टिव है और 50 सही है, कितनी हो गई इनहेरेंट रिस्क, मैं कहूंगा 50%। ये क्या हो गई इनहेरेंट रिस्क, अभी तो मैंने कोई कंट्रोल लगाया ही नहीं, सारे बच्चे इधर देखो। अब इस पे मैंने कंट्रोल लगाया, मैंने कहा इंस्पेक्शन होगी, अब इसकी इंस्पेक्शन होगी। जब इंस्पेक्शन करी तो उसने 20% आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, 20% आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 20% रिस्क को हटा दिया कि 20% तो ठीक हो गया, बट स्टिल 80% अभी भी नहीं पकड़ पाया, 80% डिफेक्टिव अभी भी रह गए। तो कंट्रोल रिस्क कितनी है सर, कंट्रोल रिस्क 80% है, हमारी जो कंट्रोल रिस्क है वो 80% है। तो 80% किसका लेंगे, मैं कहूंगा 50 का लेंगे। तो अभी भी 40 आइटम्स ऐसे हैं जो अनडिटेक्टेड चले गए हैं, जो अनडिटेक्टेड चले गए हैं। ऐसी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऐसी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह की गलती अनडिटेक्टेड जा सकती है, इस तरह की गलती अनडिटेक्टेड जा सकती है इवन आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ कंट्रोल, और इसी को हम कंट्रोल रिस्क कहते हैं। मैंने कंट्रोल लगा दिया इंस्पेक्शन का, फिर भी 80% गलतियां अनडिटेक्टेड चली गई, तो मैं कहूंगा इसको हम कंट्रोल रिस्क कहते हैं। बट अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सारे बच्चे सोच समझ के बताना, अगर मैं आपसे पूछूं इस कंट्रोल को लगाने के बाद, कंट्रोल को लगाने के बाद क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्या परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव होंगे, कंट्रोल को लगाने के बाद 100 प्रोडक्ट्स में से, सारे बच्चे सोच समझ के बताएंगे, 100 प्रोडक्ट्स में से व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव रह जाएंगे और हमारी पकड़ में नहीं आएंगे, कितनी परसेंटेज है, सारे बच्चे मुझे बताओ आप। What is the percentage of products which are defective and undetected overall? क्या बात है, सब बच्चों ने बोला सर 40%, सब बच्चों ने बोला 40%। और मैं बताऊं आपने जो 40% निकाला है ना, इसी को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और आज से आप इसको प्यार से बोलोगे रोमम। सबने बिल्कुल सही कहा सर, 40 ऐसे हैं, 40 आइटम्स ऐसे हैं, 40% ऐसे हैं जिसको हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोल सकते हैं, बिकॉज 40 आइटम्स हैं। 40 को मैंने डिवाइड किया सीधा 100 से, क्योंकि 100 टोटल थे, 40 आखिरी में अनडिटेक्टेड चले गए, तो सिंपल सी बात है, इसको आप बोलोगे 40% इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका सर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू में कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क कितनी थी, सारे बच्चे बताओ, 100 में से कितने प्रोडक्ट्स थे जो हम देखते थे कि डिफेक्टिव बनते ही बनते हैं, 100 में से कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव बनते हैं विदाउट एनी कंट्रोल, सारे बच्चे मुझे बताओ, आपके साथ ही मैं करूंगा, आप ही बताओगे मुझे सारा आंसर, ठीक है। 100 में से बताओ कितने प्रोडक्ट्स हैं जो डिफेक्टिव बनते हैं, देख के बताओ जल्दी से, कितने परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो डिफेक्टिव बनते हैं, परसेंटेज जाननी है मुझे। 50%, गुड, सबने एकदम बिल्कुल सही बताया सर, 50% प्रोडक्ट्स हैं जो डिफेक्टिव बनते हैं, ठीक है, 50% लिख दिया मैंने यहां पे आपके कहने पे। अब आती है बात कंट्रोल रिस्क की। कंट्रोल रिस्क कितने प्रोडक्ट्स को डिफेक्टिव छोड़ रही थी, 20% को पकड़ रही थी, पर कितने प्रोडक्ट्स को डिफेक्टिव छोड़ रही थी। कंट्रोल रिस्क सारे बच्चे मुझे बताओ कितनी थी, कंट्रोल रिस्क कितनी थी, कंट्रोल रिस्क कितने, जो इंटरनल कंट्रोल्स थे वो कितने परसेंटेज खराब थे, 20%, 80%, 50%, क्या आना चाहिए इसमें कंट्रोल रिस्क। नमिता जी ने बिल्कुल सही बताया सर, 80% इफेक्टिव है, बिकॉज कंट्रोल क्या कर रहा है, 20% को पकड़ रहा है, बट 80% को कहां पकड़ पा रहा, 80%, वेरी गुड। अब इसको हम लिख देते हैं 80%। 50% का 80% कितना होता है,
सारे बच्चे बताओ 50% का 80% कितना होता है सर? 50% का 80% होता है 40%, और इसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूं क्या चांसेस हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होगी। अब सारे बच्चे इधर देखो, मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में होता था, जब आपके टीचर मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताते थे तो आप बोलते थे सर प्रूव करके देखो, वो आपको प्रूव कर देते तो बोलते थे हाँ ठीक है प्रूव हो गया, अब हमको ना कॉन्सेप्चुअली बताओ। तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूं। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, उसमें चांसेस हैं गलतियां होने की। उन्हीं गलतियों को बचाने के लिए एंटिटी क्या करती है? इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है। इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह के? सपोज आज मैंने कोई परचेज ऑर्डर रेज किया, परचेज ऑर्डर यानी मेरे को कुछ बाहर से सामान मंगवाना है, तो वो परचेज ऑर्डर रेज करने के लिए मुझे किसी सीनियर के अप्रूवल की जरूरत है, तो ये एक इंटरनल कंट्रोल है। इस तरह के बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स को लगाया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट ना हो। तो इन्होंने बोला, सिंपल सी बात है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द की कॉन्सेप्ट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों गलती होगी? सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होनी ही थी, जैसे हमने 50% डिस्कस किया इस केस में कि 50% तो चांसेस थे कि गलती होगी ही होगी। बट कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स ने कुछ पार्ट कम कर दिया उसका। मतलब अगर 50% गलती होनी थी तो उस 50% का भी 80% है चांसेस की गलती होगी। 20% ठीक हो गया। यहां पे आप लिख भी सकते हो कि सर 20% तो ठीक हो गया, 20% ठीक हो गया इंटरनल कंट्रोल से, राइट। तो कहीं ना कहीं जो ये 50% था ये 40% पे कैसे आया? इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से। अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो ये कंट्रोल रिस्क नीचे आ जाती है। अगर मेरे इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो कंट्रोल रिस्क नीचे आ जाएगी, और अगर कंट्रोल रिस्क नीचे आ जाएगी तो क्या आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी नीचे आ जाएगी? ऑब्वियसली नीचे आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बहुत सटल बात है और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके जो हम क्लासेस पढ़ेंगे हम यही बात बोलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। सीधा सीधा मैं आपको यही बोलूंगा। तो आप ये बात समझ लेना कि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है यानी कंट्रोल रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क कम है यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। क्या ये बात समझ है? सारे बच्चे मुझे चैट पे बताओ। बहुत ही गहराइयां वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेटेस्ट मूवी आई है उसी की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है यानी मैं ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को पकड़ पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को पकड़ पाऊंगा तो माय चांसेस ऑफ नॉन डिटेक्शन विल रिड्यूस। अगर चांसेस ऑफ नॉन डिटेक्शन रिड्यूस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी कंट्रोल रिस्क नीचे आ जाएगी। कंट्रोल रिस्क नीचे आ जाएगी तो मेरे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी नीचे आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। किसी कोई भी बच्चा जिसको क्लियर नहीं है मुझे भी बताओ, अभी इस चीज को सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बढ़िया बनेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम चकाचक रेडी हो जाएंगे आपके, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। जो भी बच्चा घर पे बैठा है अभी बोलो, इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव यानी कंट्रोल रिस्क कम, कंट्रोल रिस्क कम यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम। सारे बच्चे मेरे साथ, अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव तो कंट्रोल रिस्क कम, कंट्रोल रिस्क कम तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम। राइट राइट सर। अब आती है बात क्या? अब आती है बात ऑडिट रिस्क की। हमने कहा देखो सुनो, अगर सब कुछ इतना इफेक्टिव चल रहा होता तो ऑडिट की तो जरूरत ही नहीं थी। अगर इतना सब कुछ इफेक्टिव चल रहा होता तो ऑडिट की तो जरूरत ही नहीं थी। एक बच्चा बोल रहा है सर इंटरनल कंट्रोल्स बताओ होते क्या है। मैं बताता हूं, आयुष आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आपकी चिंता मत करो, अभी समझाएंगे इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अभी जो मैं बात बता रहा हूं ना वो ध्यान से सुनो। अभी हम रिस्क कर रहे हैं ना, तो बहुत ही रिस्की टॉपिक है बट आराम से करेंगे। तो पॉइंट क्या था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था? हाँ, ऑडिट रिस्क। तो अगर मैं बात करूं ऑडिट रिस्क की, उसको समझने से पहले मैंने आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझा दिया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट करने आया हूं उसमें क्या परसेंटेज है, क्या चांसेस है कि गलती है, परसेंटेज ऑफ चांसेस कि इसमें गलती है। सर गलती मत लिखो, मैंने कहा ठीक है। आप ना मिस स्टेटमेंट लिखो, अब हम ना बड़े हो गए हैं। मैंने कहा ओके मिस स्टेटमेंट। सर आप ना मिस स्टेटमेंट मत लिखो, आप यहां पे ना मटेरियल मिस स्टेटमेंट लिखो। मैंने कहा ओके। यार अब तुम ही सब कुछ मुझे बताओगे तो मैं क्या पढ़ाऊं फिर तुमको, ठीक है। आपने बोला परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। किसमें है ये? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक बात बताओ, एज एन ऑडिटर मेरा काम क्या है? गलती पकड़ना, ठीक है सर। एज एन ऑडिटर आपका काम है गलती पकड़ना।
एक परसेंटेज है कि मैं गलती पकड़ पाऊंगा, तो एक परसेंटेज ये भी है कि मैं गलती नहीं भी पकड़ पाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और मैं हो सकता है ना पकड़ पाऊं। सर क्यों नहीं पकड़ पाओगे? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। सिंपल, क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग? मैनेजमेंट अपनी जजमेंट बनाता है, जजमेंट जरूरी नहीं हमेशा सही हो या गलत। दूसरी चीज, ऑडिट प्रोसीजर्स जो है उसमें मैं एक ऑडिटर हूं, इन्वेस्टिगेटर नहीं, तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तीसरी चीज, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को 60 डेज में पूरा ऑडिट कंप्लीट करके देना है, तो हो सकता है कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरे से छूट जाए। देयर कैन बी वेरियस रीजंस। सो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग मेरे को अलाउ करता है कि आप कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि क्या चांसेस हैं कि आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट छोड़ दो और आप डिटेक्ट ना कर पाओ, उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का क्या मतलब है कि ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करे बट वो पकड़ नहीं पाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती थी, अगर मैं उस गलती की परसेंटेज को अपनी गलती की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये परसेंटेज आ जाएगी ऑफ द रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन। सर ये कैसे? एक बात बताओ, मुझे लगा जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने गया कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट एक्चुअल में थी। तो क्या लगता है कि मैंने क्लीन रिपोर्ट दे दी होगी और मैंने अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया होगा? यस और नो? सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना था, मैंने डिटेक्ट नहीं कर पाया, मैं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया होगा, मैंने अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया होगा। राइट? सारे बच्चे बताओ यस और नो? क्या मैंने ऐसा ही किया होगा? बताओ जी, बताओ फटाफट। यस, ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल। तो अब एक बात बोलो, यही तो ऑडिट रिस्क है। यही तो ऑडिट रिस्क है कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हुए भी मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं, तो अगेन ये हो गए परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ये हो गई मेरी डिटेक्शन रिस्क। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो कहीं ना कहीं मेरी ऑडिट रिस्क की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ऑडिट रिस्क की परसेंटेज है रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती थी फिर भी मैं निकाल नहीं पाया। सर गलती थी मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, निकाल नहीं पाया यानी डिटेक्शन रिस्क। अगर समझना है तो समझने का क्या मतलब है, पहले तो गलती थी और फिर मैं उसको पकड़ नहीं पाया, तो गलती थी को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पकड़ नहीं पाया को बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क और ओवरऑल इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। क्या ये बात समझ है? हाँ सर समझ आ गया। ऑडिट रिस्क का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, पकड़ नहीं पाया यानी डिटेक्शन रिस्क। जब हम गलती को पकड़ नहीं पाया से मिला देते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये आपको बात समझ आ गई? जल्दी से सारे बच्चे मुझे बोलेंगे यस सर एंड देन वील मूव अहेड। बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी राइट नाउ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, इसकी क्या परसेंटेज है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसको मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, उसको क्या परसेंटेज को क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ऑडिट रिस्क बन जाती है और उसी वजह से हम अपना ओपिनियन खराब कर देते हैं। गेटिंग द पॉइंट? यस सर वी आर गेटिंग इट। बहुत बढ़िया। आओ अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। क्या होती है ऑडिट रिस्क? अब आप रीड करोगे ना, अब आपको 1 मिनट में बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ऑडिटर अपना ओपिनियन गलत दे देगा व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क क्या बोल रही है? ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। क्या हमने यही किया था कि ऑडिट रिस्क को हमने जब कैलकुलेट किया तो हमने यही बोला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू में डिटेक्शन रिस्क। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है और मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा, इसी को ऑडिट रिस्क कहते हैं कि दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। मतलब मैंने दे दी क्लीन रिपोर्ट जबकि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड थे, यानी मुझे अपना ओपिनियन क्या करना चाहिए था सर, मॉडिफाई करना चाहिए था एज पर SA 705। फिर भी मैंने क्लीन रिपोर्ट दे दी। एक बच्चा कह रहा है कि क्या हम ऑडिट रिस्क को ये कह सकते हैं इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क? द आंसर इज यस, बिकॉज इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क को ही तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। बट पूरे ऑडिट में हम इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की बात अलग अलग नहीं करते, हम इन दोनों को कंबाइन करके साथ में रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट यानी चांसेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, एंड कहीं ना कहीं अगर मैं उस गलती को नहीं पकड़ पाऊंगा यानी डिटेक्शन रिस्क, जब ये दोनों चीजें साथ मिल जाती है तो इसी को हम ऑडिट रिस्क कहते हैं। तो ऑडिट रिस्क की सिंपल सी बात डेफिनेशन है कि अगर मैं गलती नहीं पकड़ पाऊंगा तो मैं गलत ओपिनियन दे दूंगा, और इसी रिस्क को हम ऑडिट रिस्क कहते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर, दैट पॉइंट इज क्लियर। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है ऑडिट से पहले, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स क्या है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं सर, कंट्रोल्स लगाते हैं, हम इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, जितनी ज्यादा कंट्रोल्स मेरे इफेक्टिव, अगर मेरे कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? सारे बच्चे मुझे अब आंसर करेंगे इस बात का। अगर मेरे इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो मेरी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? सारे बच्चे मुझे अभी के अभी बताओ। इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स मतलब रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा या रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कम? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ये कम होगी। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट विल बी लेस। एक बच्चे ने तो पूरा समझा भी दिया, कंट्रोल रिस्क लेस तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट लेस। तो ये पकड़ चाहिए हमको, यही पकड़ चाहिए जो अब धीरे धीरे मुझे बनती हुई दिख रही है। गुड। अब इन्होंने कहा जो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है ना, ये दो लेवल पे हो सकती है। तो दो लेवल का क्या मतलब है? एक होती है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दैट इज दे रिलेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पोटेंशियली अफेक्टिंग मेनी असर्शंस। अगली चीज एक होती है असर्शन लेवल पे फॉर अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। सर इसका क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात है। क्या मैंने आपको एक बात बताई थी, परवेसिव और नॉट परवेसिव समझाया था? परवेसिव यानी जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब कर देता है, और एक होता है नॉट परवेसिव जो एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस को रिलेटेड होता है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स की बात की थी, तो अगर मैं बात करता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यूएशन की, नाउ व्हाट इज वैल्यूएशन? वैल्यूएशन इज एन असर्शन। अगर आज मैनेजमेंट ने मैं असर्शन की बात ना आपको एक बार समझाई देता हूं, असर्शन होता क्या है। व्हाट इज एन असर्शन? So assertion is basically, you can say, representations made by the management explicitly or implicitly in the financial statements। सर इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं, सिंपल सी बात, समझना मेरी बात। आज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा बैलेंस है, किस चीज का बैलेंस है? बैंक का बैलेंस है। बैंक का बैलेंस है 1000 रुपीज। इसमें क्या असर्शन है? तो असर्शन है रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मुझे कह रहा है कि मेरा जो बैंक में बैलेंस है 1000 रुपीज, ये बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है? ठीक है। फिर राइट, मैनेजमेंट कह रहा है ये जो 1000 रुपीज है इस पे मेरी राइट है, ये मेरा ही 1000 रुपीज है, किसी और का नहीं है। उसके बाद कंप्लीटनेस। सर कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? मतलब ये जो 1000 रुपीज है ना, इसके अलावा कोई और बैंक बैलेंस नहीं है, 1000 इज कंप्लीट। मैंने कंप्लीटली जो मेरे बैंक बैलेंसेस थे उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन यानी ये जो 1000 रुपीज है, ना इससे 1 रुपए कम ना इससे 1 रुपए ज्यादा, ये जो वैल्यू है ये 1000 रुपीज की ही है। तो चार असर्शंस। अगर कोई अकाउंट बैलेंस है, व्हाट इज बैंक बैलेंस? इट इज एन अकाउंट बैलेंस, राइट? इट इज एन अकाउंट बैलेंस। यस सर, इट इज एन अकाउंट बैलेंस। तो जब भी बात होती है अकाउंट बैलेंस की, चार असर्शंस की बात होती है। सर चार असर्शंस कौन सी? ERCV। सर ये ERCV क्या है? आप देख सकते हो मैंने कैसे यूज किया इसको। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है, तो ऑब्लिगेशंस हमारी लाइबिलिटी के केस में होती है और राइट हमारी एसेट के केस में होती है। सी का मतलब है कंप्लीटनेस एंड वी का मतलब है वैल्यूएशन।
तो इस तरह से हमारी अजर्शंस बन के निकलती हैं। क्या हमको इसमें ज्यादा डिटेल में घुसना है? नहीं, आपको बस इतनी सी बात समझ रही है कि जो मैनेजमेंट कह रहा है ना वो सही है। क्या बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है? करता है। ये कैसे पता चलेगा? बैंक कंफर्मेशन भेज के। अगर मैंने बैंक कंफर्मेशन मंगाई और मुझे पता चला बैंक ने मुझे कंफर्म किया 1000 रुपीज का बैलेंस है, तो एग्जिस्ट करता है। और कहीं ना कहीं जब बैंक ने कंफर्म ही कर दिया कि कंपनी के नाम में ये बैलेंस है, तो सपोज मैं ऑडिट कर रहा हूं किसी बड़ी एंटिटी का, लेट्स से रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं, तो अगर रिलायंस के नाम पे वो बैंक बैलेंस है तो पक्की बात है रिलायंस की राइट है ओवर दैट बैलेंस। अगली चीज कंप्लीटनेस। मैंने जब बैंक को बोला कि बैंक आप मुझे कंफर्म करो रिलायंस के सारे अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, तो उसने मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी। तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीटनेस भी मैंने चेक कर ली कि मैनेजमेंट ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी थी ये 1000 रुपीज की, क्या ये कंप्लीट है कि नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो बैंक था उसने रुपये के साइन के आगे जो अमाउंट लिखी, कहीं ना कहीं वही वैल्यू सही है। तो मैनेजमेंट और बैंक दोनों की अगर वैल्यू मैच कर रही है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी सही है। तो हम अजर्शंस में देखते हैं कि गड़बड़ अजर्शंस में तो नहीं। प्लस ये तो हो गई एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस की बात, ठीक है, ये तो पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस की बात हो गई। इस तरह से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की बात भी हो सकती है। सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की बात का क्या मतलब है, एक बार वो भी बताओ। कोई मुझे बता सकते हैं, कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं क्लास से? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन? कोई एग्जांपल दो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का, फिर मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। बताओ बताओ बताओ। अब इसी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगा रहे, टेंशन नहीं लेनी। नहीं पूजा, उसको ऑडिट रिस्क नहीं कहते, उसको ऑडिट रिस्क नहीं कहते। सो पूजा क्या कह रही है कि अगर सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, फिर भी हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे दें, ऐसा वैसे होता नहीं है, एंड उसको हम ऑडिट रिस्क नहीं भी कहते। परचेजेस, सेल, सैलरी, पीएनएल के आइटम, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो पीएनएल के आइटम। वेरी गुड। तो अगर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं पेरोल। सर पेरोल का क्या मतलब है? इसको हम प्यार से बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, राइट? क्या इसको भी हम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं? कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसके केस में क्या अजर्शंस होती है? तो इसको मैं बोलता हूं ओसीएसीसी। ओसीएसीसी सर ये क्या है? सो ओ का मतलब है अकरेंस। सर अकरेंस का मतलब ये जो ट्रांजैक्शन मैंने पीएनएल में बुक कर रखी है, ये अकर हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं करके गया, उसने कोई काम नहीं किया एज एन इन ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय, फिर भी मैंने वो पीएनएल में खर्चा बुक कर रखा है, तो अकरेंस तो होनी चाहिए। सर सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है कंप्लीटनेस, यानी जितना मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ये कंप्लीटली बुक होना चाहिए, ना तो ये शॉर्ट होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ए का क्या मतलब है? सर ए का मतलब है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी जो भी मैं अमाउंट बुक कर रहा हूं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसका बाद अगला वाला क्या मतलब है? कट ऑफ। सर कट ऑफ का क्या मतलब है? कट ऑफ प्रोसीजर्स का बेसिकली मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में बुक होनी चाहिए थी वो उसी पीरियड में बुक होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीटनेस हो गया, कट ऑफ हो गया, एंड इसके बाद एक और आएगा हमारे पास, एक और सी होता है, एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, एक सी और है हमारे पास चैप्टर 3 में, आई थिंक हमारे पास ये मिल जाएगा, एस ए ना, एस ए 315। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? यस, क्लासिफिकेशन, राइट। तो यहां पे हमको क्लासिफिकेशन को भी ध्यान में रख के चलना है। सर क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? तो क्लासिफिकेशन हम उससे समझते हैं, अगर आप कोई बिल्डिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कराते हो, तो क्या वो पीएनएल में जाना चाहिए या फिर वो आपका बिल्डिंग के फिक्स्ड एसेट में डेबिट हो जाना चाहिए? सारे बच्चे मुझे बताओ। कंप्लायंस नहीं होता पायल, ठीक है, हर चीज में कंप्लायंस नहीं होता, क्लासिफिकेशन इज द राइट वर्ड। यस, अगर हम बिल्डिंग के लिए कोई खर्चा करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो क्या वो मेरा पीएनएल में जाना चाहिए या बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होना चाहिए अंडर द हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस रूटीन टाइप। नमिता जी ने बिल्कुल सही बताया, अनीशा जी ने कहा फिक्स्ड एसेट। देखो सिंपल सी बात है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अगर कोई चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो मेरा पीएनएल में ही क्लासिफाई होगा, पीएनएल में अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, उसको आप बैलेंस शीट में डेबिट नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अब सारे बच्चे एकदम सही बता रहे हैं। तो सर एक बात बताओ, ये होती हैं अजर्शंस, हाँ इन्हीं को हम अजर्शंस कहते हैं। मैनेजमेंट ने आपको कुछ लिख के नहीं कहा, मैनेजमेंट ने तो आपको बस बोल दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है हमारा 1000 करोड़ रुपए, पर कहीं ना कहीं उसमें ना ये सारी बातें छुपी हैं कि हाँ यार एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकर हुआ होगा, कंप्लीट है ये 1000 करोड़, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं है, ये 1000 करोड़ एक्यूरेटली निकाला गया है, ये 1000 करोड़ 2022-23 का खर्चा है। क्लासिफिकेशन, जो खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आना चाहिए था वही आया है, कोई और खर्चा हमने इसमें बुक नहीं किया। तो क्या आप समझ पा रहे हो असर्शन का मतलब क्या? सर असर्शन का मतलब यही है कि मैनेजमेंट ने कुछ रिप्रेजेंटेशन करी है, एक्सप्लिसिटली करी हो, एक्सप्लिसिटली यानी खुद लिख के दिया हो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं, या फिर इम्प्लिसिटली, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट असर्शन, कि भाई मैनेजमेंट ने कुछ बोला नहीं फिर भी हमको मैनेज, हाँ जैसे कहते हैं ना तुमने कुछ नहीं कहा पर मैंने समझ लिया, ठीक है, कई लोग बोलते हैं बिना बोले वो समझ जाते हैं, तो यही गेम मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट ने तो सिर्फ लिखा 1000 करोड़ रुपीस का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, बट हम सब ने समझ लिया कि अच्छा 1000 करोड़ का खर्चा अकर हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ये कंप्लीट है, ये एक्यूरेट है, इसमें ये ड्यूरिंग द ईयर वाला खर्चा है, नेक्स्ट ईयर वाला खर्चा इस ईयर में नहीं आया है, एंड सिमिलरली ये प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ असर्शन? क्या आपको असर्शन वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? सारे बच्चे मुझे कंफर्म करेंगे, देन वील मूव अहेड। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑडिट खत्म हो जाए और आप बोले यार असर्शन समझ नहीं आया हमको। एक बच्चा बोल रहा है समझदार को इशारा काफी है, किस कौन समझदार और क्या इशारा मुझे समझ नहीं आया, बट यस आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। हमने तुमको चुन लिया है, तुम भी हमको चुनो ना। यस सर फॉर द अजर्शन, बहुत बढ़िया। तो अजर्शन वाली कहानी क्लियर हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज पॉइंट क्या है ना, अपन अजर्शन पे अटक जाते हैं। तो अजर्शन क्या, आप मैं एक होमवर्क दे दूं आपको? हाँ सर एक होमवर्क दे दो आप हमको ना, मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये जो मीनिंग्स है ना, इसमें अजर्शन वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, इसको आप कवर करोगे। ये आपके पास यहाँ पे निमोनिक्स भी दिए हुए हैं, ओसीएसीसी, ईआरसीवी, ओसीसीए, इनको आप बस कवर कर लेना आज, ठीक है। क्या आप ये सब कर लोगे? कैन आई गिव दिस एज होमवर्क? चैप्टर ये आपका है ऐसे 315 पेज नंबर 29। अब मुझे नहीं पता कौन सा एडिशन ऑफ बुक आप तक पहुंचता है, बट ऐसे 315 में असर्शंस के नीचे ये सारी कहानी दी हुई है। क्या आप ये कर लोगे आज घर पे? सारे बच्चे मुझे कंफर्म करो। सर आप होमवर्क भी दोगे? हाँ भाई देंगे, क्लास में कवर तो कर ही लिया है ना, अब तुमको बस एक बार रीड करना है घर पे और कुछ नहीं करना। यस सर गुड, बहुत बढ़िया, प्यारे प्यारे बच्चे। इससे अच्छे बच्चे हो सकते हैं? नहीं सर नहीं हो सकते। अब एक बच्चा बोल रहा था सर इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझाओ। आपने इंटरनल कंट्रोल्स की ना रिस्क बता दी, ठीक है, कंट्रोल रिस्क क्या होती है, एक बार ना इंटरनल कंट्रोल का मतलब भी समझा दो। तो देखो इंटरनल कंट्रोल क्या है ना, इट इज अ प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं आपको ना एक बढ़िया सी ना एक कहानी बताता हूं, हाँ सर कहानी बताओ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम ले लेते हैं डाबर, डाबर लिमिटेड। डाबर लिमिटेड को चाहिए रॉ मटेरियल। ये कहानी सुनना सारे बच्चे मेरी कहानी सुनेंगे, सारे बच्चे कहानी सुनेंगे, ठीक है, फोकस ऑन द कहानी। डाबर लिमिटेड है, ठीक है, इसको क्या करना है सर, इसको मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं, इसको मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं, ठीक है, मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं। मटेरियल्स क्यों प्रोक्योर करने हैं? मटेरियल्स इसलिए आशी पेज बता दूंगा मैं, ऐसे 315 है, आप इंडेक्स में भी चेक कर सकते हो। अभी इस पे फोकस करो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस पे फोकस करो। हाँ, सो डाबर लिमिटेड एक बहुत ही प्यारी एंटिटी है, इसको मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं। इसको मटेरियल्स चाहिए, क्यों चाहिए? प्रोडक्शन के लिए, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूं। तो ये मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, हाँ सर ये आपका प्रोडक्शन यूनिट है। इसको मटेरियल चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये रेज करेगा आईओ। सर ये आईओ क्या है? आईओ सर, ये आईओ का मतलब है इंटरनल ऑर्डर। ओ, ये रेज करेगा इंटरनल ऑर्डर। सर ये इंटरनल ऑर्डर किसको रेज करेगा? ये रेज करेगा इंटरनल ऑर्डर प्रोक्योरमेंट डिवीजन को। हर एंटिटी में एक प्रोक्योरमेंट डिवीजन होता है, ठीक है। कहां पे होता है? ये जनरली हेड ऑफिस पे होता है।
सारी जो बाइंग होती है वो सेंट्रल ऑफिस से, हेड ऑफिस से होती है। क्यों होती है? बेसिक रीजन है, अगर मैं एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस से बाइंग करूंगा, बल्क में बाइंग करूंगा, तो मेरे रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्डर रेज किया इसने, बोला प्रोक्योरमेंट डिवीजन को कॉल करके, हेलो प्रोक्योरमेंट डिवीजन, मेरे को सामान मंगाना है, आप मेरे लिए सामान मंगा दो। तो इसने सामान मंगाने के लिए क्या रेज किया? इंटरनल ऑर्डर। अब प्रोक्योरमेंट डिवीजन क्या करेगा सर? प्रोक्योरमेंट डिवीजन ये सामान प्रोक्योर करेगा। ठीक है, प्रोक्योरमेंट डिवीजन ये सामान प्रोक्योर करेगा। अब ये प्रोक्योर क्या किसी से भी कर लेगा? द आंसर इज नो। हर एंटिटी में एक बेसिक इंटरनल कंट्रोल होता है कि जब भी आपको कोई चीज प्रोक्योर करनी है तो आप मंगाते हो वेंडर से कोटेशन। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? अपने वेंडर से कोटेशन मंगानी है टू सेलेक्ट द राइट वेंडर फॉर यू। जनरली कंपनीज जो होती हैं वो 3 कोटेशंस मंगाती हैं, 3 कोटेशंस मंगाती हैं। कोटेशंस के बाद कौन सा वेंडर सेलेक्ट होगा? आसान भाषा में बोली जाए तो सबसे कम प्राइस जो कोट करेगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली वो वेंडर सेलेक्ट होता है जो प्राइस तो कम कोट करता ही है, साथ साथ वो एक एक्सपीरियंस्ड वेंडर भी होता है, कम प्राइस भी कोट करता है, एक्सपीरियंस्ड वेंडर भी होता है, प्लस उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसने बड़ी बड़ी कंपनीज को अच्छे से सर्व कर रखा है, तो ये हमको भी सर्व करेगा। तो कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं टू सेलेक्ट अ वेंडर। इसके बाद एक वेंडर सेलेक्ट होगा और उस वेंडर को ये प्रोक्योरमेंट डिवीजन फिर पता है क्या रेज करेगा? ये रेज करेगा पीओ। सर पीओ को क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। ओ प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, हाँ प्रोक्योरमेंट ऑर्डर रेज करेगा। जब इसने इसको प्रोक्योरमेंट ऑर्डर रेज किया तो ये वेंडर सामान डिलीवर कर देगा आईओ को, प्रोडक्शन यूनिट को ये सामान डिलीवर कर देगा। इसको बोलते हैं गुड्स डिलीवर करना। एंड जब भी कोई गुड्स डिलीवर होती हैं फैक्ट्री में तो एक चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं जीआरएन। सर जीआरएन का क्या मतलब है? अगर प्रोडक्शन यूनिट को, सॉरी ये प्रोडक्शन यूनिट को सामान बेचेगा, ये प्रोडक्शन यूनिट तक सामान लेके जाएगा, और ये जो प्रोडक्शन यूनिट के पास सामान आया है ना, ये कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्शन यूनिट के पास सामान आ गया? ये प्रोडक्शन यूनिट इसका करेगा जीआरएन। सर जीआरएन का क्या मतलब है? इसका मतलब है गुड्स रिसीट नोट। गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? हाँ सर ये समझ आ रही है। तो अभी क्या हुआ है? सिंपल सी बात है, रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्शन यूनिट को सामान चाहिए, उसने सामान के लिए क्या किया? उसने सामान के लिए प्रोक्योरमेंट डिवीजन को इंटरनल ऑर्डर रेज किया। प्रोक्योरमेंट डिवीजन ने 3 कोटेशन मंगाई। जनरली ऐसा ही होता है, 3 कोटेशन मंगाई जाती है। ये 3 कोटेशन मंगाने का जो सिलसिला है इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। जब ये 3 कोटेशन आई उसमें से एक कोटेशन हमने सेलेक्ट करी, वेंडर को क्या रेज किया? परचेज ऑर्डर। एक बात और, जब परचेज ऑर्डर रेज होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि परचेज ऑर्डर सीधा साधा रेज हो गया। एक जूनियर होता है जो परचेज ऑर्डर रेज करता है और उसका सीनियर होता है वो परचेज ऑर्डर को अप्रूव करता है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल कंट्रोल। ये जो 3 कोटेशन मंगाने का सिलसिला है इसको भी हम इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। प्लस ये जो इंटरनल ऑर्डर मैंने रेज किया इसको भी इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रोडक्शन यूनिट प्रोक्योरमेंट डिवीजन को कॉल पे बोल देता, इस चीज को डॉक्यूमेंट ना करता। इंटरनल ऑर्डर क्यों रेज किया? ताकि हमारे पास एक एविडेंस हो कि क्योंकि हमको ये गुड्स चाहिए थी इसीलिए हमने इनको ऑर्डर किया, वरना कई जगह यहां पे गफले भी हो सकते हैं। तो यहां पे 3-4 जगह हमने कंट्रोल्स देखे। सबसे पहले हमने देखा इंटरनल ऑर्डर के केस में, दूसरा हमने पीओ के केस में देखा, तीसरा हमने 3 कोटेशन के केस में देखा। प्लस जब वेंडर ने गुड्स भेजी तो यहां पे भी एक इंटरनल कंट्रोल है कि हमने गुड्स को ठीक से इंस्पेक्ट किया बिफोर एक्चुअली टेकिंग देम इन अवर वेयरहाउस और इन्वेंट्री। उस केस में हमने रेस किया जीआरएन यानी गुड्स रिसीट नोट, जिसपे हमने लिखा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव हुई है, क्या क्या गुड्स रिसीव हुई हैं और कौन से दिन कौन सी गुड्स रिसीव हुई हैं। एंड इसके बाद जब गुड्स का जीआरएन हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज द क्वालिटी चेक। इन गुड्स का क्वालिटी चेक होता है विच इज अगेन एन इंटरनल कंट्रोल। इन गुड्स का क्वालिटी चेक होता है टू मेक श्योर कि हमारे पास सही क्वालिटी की गुड्स आई हैं। जब क्वालिटी चेक होता है फाइनली इनको इन्वेंट्री का पार्ट बना दिया जाता है। ये जो मैंने आपको पूरी चीज बताई, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे स्टार्ट होता है कैसे एंड होता है, इसको हम ऑडिट की भाषा में बोलते हैं वॉक थ्रू। इसको हम ऑडिट की भाषा में बोलते हैं वॉक थ्रू। और ये जो मैंने रेड में मार्क करी है ना चीजें, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये सारे हैं इंटरनल कंट्रोल्स। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट सारे बच्चे मुझे बताएंगे, देख लो एक बार अच्छे से। आई नो आई एम गिविंग यू अ लॉट इन द फर्स्ट क्लास ओनली, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें तो आई लर्न इन द आर्टिकलशिप ओनली, तो ये तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, बट स्टिल कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स अगर ठीक रहेंगे तो पढ़ने में मजा आता है, माहौल बनता है। ठीक है, सारे बच्चे मुझे कंफर्म करो।
मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सारे बच्चे मुझे नहीं बताएंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब और वॉक थ्रू का मतलब आपको क्लियर हो गया। प्रोसेस वॉक थ्रू, मैंने पूरा प्रोसेस वॉक थ्रू आपको करके दिखा दिया। इंटरनल कंट्रोल मतलब ये सारे कंट्रोल्स लगाए गए ताकि जो प्रोसेस है ठीक से काम करे। क्लास टाइमिंग्स एक बार हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, नॉट दैट मटेरियल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो भी आपकी चीज इंपॉर्टेंट ना लगे ना, आप बोला करो ये मेरे लिए मटेरियल नहीं है, ठीक है। ये आपकी अब टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। गलती को क्या बोलोगे, मिसस्टेटमेंट, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको बोलना मटेरियल नहीं है। यस सर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वॉक थ्रू। इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है। अगर मुझे आज पीओ रेज करना है, अगर आज मुझे जीआर करना है, गुड्स रिसीट नोट करना है, तो ये दीज आर ऑल द प्रोसेसेस जिनको क्या किया गया, डिम। सर डिम का क्या मतलब है, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। कौन डिजाइन करता है, कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन मेंटेन करता है? मैं कहता हूं टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, या फिर कोई और। फिर से मेरे साथ सारे बच्चे बोलो, इंटरनल कंट्रोल क्या है? सर ये एक प्रोसेस है जिसको किसने बनाया है? सर बनाने को ना आप डिम बोलो। डिम का क्या मतलब है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। कौन लेके आया? मैनेजमेंट ला सकती है, टीसीडब्ल्यूजी ला सकती है, या कोई और अदर पर्सोनल, टू प्रोवाइड अगेन with a reasonable assurance about the achievement of entity's objective। again internal control में भी reasonable assurance आ रही है, तो आपको एक ना वो बता देता हूं जुगाड़। जहां पे भी वर्ड reasonable assurance यूज हो ना, समझ लेना कुछ ना कुछ inherent limitations है, ठीक है। जहां भी मैं बोलता हूं रीजनेबल अश्योरेंस, ऑडिट में बोला था रीजनेबल अश्योरेंस, तो मैंने आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ाई। अब अगर इंटरनल कंट्रोल में बोल रहा हूं रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब इंटरनल कंट्रोल की भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होंगी। बस ये बात याद रखना, आगे जाके किसी ना किसी क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। बट अभी ये बात याद रखो कि रीजनेबल अश्योरेंस होगी अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू तीन चीजें, क्या? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। हर एंटिटी चाहती है कि उसके एसेट्स की चोरी ना हो। दूसरी चीज वो चाहती है कि वो कंप्लाई करे विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करके क्या मिलेगा? मैं एक बात बताऊं, मिलेगा कुछ नहीं, बट अगर नहीं कंप्लाई करोगे ना तो जा बहुत कुछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन्स। कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, आपके डायरेक्टर को ना वो उठा के ले जा सकते हैं जेल में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो एसेट्स भी बचा के रखो, लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई भी करना इंपॉर्टेंट है, प्लस इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक से बने, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बने। तो क्या आपको लगता है अगर ये चारों चीजें होंगी तो कंपनी का जो स्कोर है वो ऊपर रहेगा? सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या बताओ कंपनी का स्कोर ऊपर रहेगा? अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो कंपनी का क्या स्कोर ऊपर रहेगा? सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या कंपनी का स्कोर ऊपर रहेगा? मैं क्योंकि यहां पे तुम्हारे साथ बहुत ही बढ़िया बात करने वाला हूं। सारे बच्चे बताओ क्या कंपनी का जो स्कोर है वो ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा अगर ये सब चीजें होंगी? आप बोलो स्कोर, तो मैं आपको स्कोर बताऊं क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोर? फटाफट से। यस सर, कंपनी का स्कोर ऊपर रहेगा। तो मैं बताऊं स्कोर का क्या मतलब है। एस का मतलब है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। ओ सर, सी का क्या मतलब है? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। सीओ का मतलब हो गया कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। सर आर का क्या मतलब हो गया? रिलायबिलिटी। मैंने कहा रिलायबिलिटी किसकी? ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई का मतलब है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। सारे बच्चे मुझे बताएंगे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। सर इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने हमको पूरा प्रोसेस ड्रॉ करके बताया, वही एक इंटरनल कंट्रोल होता है, विच इज व्हाट, विच इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। डिम बाय कौन करता है? मैनेजमेंट कर सकता है। सारे बच्चे ऐसे बोलो, मैनेजमेंट कर सकता है, टीसीडब्ल्यूजी कर सकता है, या अदर पर्सन है। जो जो बच्चा ये करेगा उसको सारी बातें समझ आएंगी और याद रहेंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 100 बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना तो 10 बच्चे ही करेंगे, और उन 10 बच्चों को याद होगी। तो मेक श्योर कि यू आर अमंग दैट 10 पीपल, ठीक है। तो सारे बच्चे मेरे साथ करो, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? ऐसे बोलो, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या? जिसको डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, मेंटेन किया है। फिर से बोलो, प्रोसेस जिसको क्या डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, मेंटेन किया है। किसने? मैं कहूंगा मैनेजमेंट भी कर सकता है, टीसीडब्ल्यूजी भी कर सकता है, अदर पर्सनल भी कर सकता है। बट इंटरनल कंट्रोल्स को लगाया क्यों जाता है? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटिटी इज एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एंटिटी का स्कोर अप रहे। सर एंटिटी का स्कोर अप रहे मतलब सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। सीओ का क्या मतलब है? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सर आर का क्या मतलब है?
आर का मतलब है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ई का मतलब है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। इस तरह से कंपनी का स्कोर अप रहता है। इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्लियर? तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो हमको चतुर और रेंचो दोनों बनना पड़ेगा। हमें चीजें याद करनी पड़ेंगी चतुर की तरह और समझनी पड़ेगी रेंचो की तरह, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल की आई थिंक डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल से? एंटिटी के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कोर। स्कोर का क्या मतलब है? लास्ट बार स्कोर, एक बार लास्ट बार। एस का मतलब सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। मेरे साथ साथ बोलो, एस का मतलब सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, सी का मतलब, सीओ का मतलब बोलो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, आर का मतलब है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ई का मतलब है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। राइट? राइट सर। चलो अब ऐसे 200 पे वापस चलते हैं। 200 हमारी वेट कर रहा है। कई एक लेवल पे आई थिंक हमारा अब एक काफी हद तक तो सही हो गया है चीजें। ये रहा, पहला पेज डन, सेकंड पेज डन। अब इसकी बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत कहां कहां पड़ती है, तो हम यहां पे थे। अभी हम पूरी राम कहानी करके आ गए मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क पे। यस 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 आयुष, विल डिस्कस द टाइमिंग्स ऑन द ग्रुप, डोंट वरी बडी। अभी सारे बच्चे मेरे पास आओ, हम बहुत सारी चीजें समझ के आए हैं, घूम के आए हैं। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम, ठीक है? थोड़ा सा और टाइम दो बस मुझे। कितना रह गया है? देखो बहुत कम रह गई हैं चीजें। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। थोड़ी थोड़ी बातें रह गई हैं, बस थोड़ी थोड़ी बातें। प्रोफेशनल जजमेंट कौन कौन से एरियाज में यूज करनी है? मैंने कहा सबसे पहले मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क क्योंकि बिकॉज ये जजमेंट है कि मैं कितना अमाउंट मानता हूं कि दिस कैन इंपैक्ट द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। ऑडिट रिस्क में क्यों प्रोफेशनल जजमेंट है? बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है, इनहेरेंट रिस्क का परसेंटेज कितना है, ये मेरी जजमेंट है। कंट्रोल रिस्क का परसेंटेज कितना है, ये मेरी जजमेंट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओवरऑल का परसेंटेज कितना है, ये मेरी जजमेंट है। एंड डिटेक्शन रिस्क का परसेंटेज कितना है, ये भी मेरी जजमेंट है। तो सारा जजमेंट का खेल है, मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क। अब एक बात और बताओ, जो मेरी ऑडिट रिस्क होगी, सपोज मुझे लगता है मेरी ऑडिट रिस्क बहुत ज्यादा है कि मतलब मैं गलत ओपिनियन दे दूंगा, तो आपको क्या लगता है कि मेरे को ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे? सर अगर आपको लगता है ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो आपको ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोसीजर ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं ऑडिट एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करोगे, ऑडिट एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करोगे तो आपका कंक्लूजन ठीक आएगा एंड अकॉर्डिंगली ओपिनियन ठीक हो सकता है। तो ऑडिट रिस्क के ना अगला वर्ड आएगा ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट प्रोसीजर से करना भी एक जजमेंट का काम है। ऑडिट प्रोसीजर्स करके क्या मिलता है सर? ऑडिट प्रोसीजर्स करके आप इकट्ठा करते हो ऑडिट एविडेंस। तो जो ऑडिट एविडेंस आपने इकट्ठा किया है ना, उसको इवेल्युएट करना, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो एप्रोप्रिएट है, ये भी हमारा प्रोफेशनल जजमेंट का काम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। जब हमको मैनेजमेंट की जजमेंट इवेल्युएट करनी है तो वहां पे भी हमारी प्रोफेशनल जजमेंट आएगी। एंड जब हमारा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, वहां पे भी हमें प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं पूरे ऑडिट के प्रोसेस में प्रोफेशनल जजमेंट लगती है? रट्टा मत लगाना, ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो, अपने आप याद हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं पूरे ऑडिट के प्रोसेस में प्रोफेशनल जजमेंट लगती है? सर कैसे? जब स्टार्टिंग में हम ऑडिट करने गए तो हमने सबसे पहले क्या किया सर? हमने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट किया। जो रिस्क असेसमेंट किया तो कहीं ना कहीं हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चल गया, हमने अपना मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया। जितनी हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लगी, जितनी हमको ऑडिट रिस्क लगी, उस हिसाब से हमने ऑडिट प्रोसीजर करे। जो ऑडिट प्रोसीजर करे उस हिसाब से हमको ऑडिट एविडेंस मिला, तो उसकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस देखने के लिए भी हमको जजमेंट लगी। एंड अल्टीमेटली जब हमने ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करके कंक्लूजन्स ड्रॉ करे, वहां पे भी अपने को प्रोफेशनल जजमेंट लगी। एंड जहां मैनेजमेंट की जजमेंट थी वहां हमारी भी जजमेंट काम आ गई। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट काम आती है। क्या इनको आप रीड करके अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकते हो? हाँ सर हम इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बात सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये भी आपका हर ऐसे और हर चैप्टर में यूज होगा कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो मैं बोलता हूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब है भरपूर ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, यानी जो आपने क्वांटिटी ऑडिट एविडेंस के लिए वो सफिशिएंट है। एंड एप्रोप्रिएट मतलब दैट ऑडिट एविडेंस इज रिलायबल एंड रेलिवेंट, वो आपके लिए रिलायबल और रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है। यानी सपोज अगर मेरे को बैंक का बैलेंस चेक करना है तो मैंने बैंक कंफर्मेशन भेजी, तो क्या बैंक कंफर्मेशन इज अ रिलायबल एविडेंस? यस इट्स अ रेलिवेंट एविडेंस, यस इट्स अ रेलिवेंट एविडेंस, तो इट्स एन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस।
क्या मुझे एक बैंक की कंफर्मेशन से काम चल जाएगा, मुझे 2 बार कंफर्मेशन भेजने की जरूरत है, एक ही बारी में काम चल जाएगा, तो इट इज ऑल्सो सफिशियंट। इट इज नॉट ऑलवेज कि मेरे को 4 बार सेम बैंक से कंफर्मेशन मंगाऊंगा तभी मेरा काम होगा, एक बार मंगाऊंगा तब भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वर्क। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर, दिस पॉइंट इज क्लियर। हमको रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेनी है? बिकॉज इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट हमें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस सेम चीज होती है? द आंसर इज नो। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिट एविडेंस क्या है? तो ऑडिट एविडेंस मैंने आपको बता दिया, ऑडिट प्रोसीजर्स करके जो मुझे ऑडिट इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं उसको ऑडिट एविडेंस कहा जाता है। इसका मतलब द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन on which the auditor's opinion is based. Sufficiency is a measure of quantity, appropriateness is a measure of quality, its relevance and reliability जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक हमारी बातें हो गई। डिटेक्शन रिस्क आप रीड कर ही लोगे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। ये जो 1-2 टॉपिक्स ऐसे 200 के रह गए हैं, वी कैन डिस्कस देम टुमारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक जो हमने क्लास में डिस्कस किया उसको आप सब क्या करेंगे, उसको आप सारे बच्चे अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो भी आज हमने क्लास में पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं एक चीज और देख लेता हूं, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, प्रीमाइस वाली जो चीज है, दिस विल डू विद एसे 210, ये 210 के साथ हो जाएगी हमारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग हमने कर लिया है। एक बार सारे बच्चे टिक लगा लो कौन कौन से टॉपिक्स हम कर चुके हैं। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट हमने कर लिया है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, दिस यू हैव टू रीड। इसमें कुछ भी नहीं है, इसको बस आपने रीड करना है। एक बार मैं ऊपर ऊपर से बता भी देता हूं कि हमको ऑडिट करना है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 200 याद है? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा आज की जो क्लास की पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को। आर यू ऑल विद मी? मुझे बस ये बताओ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास ना बस ये दिक्कत होती है कि सारे बच्चे चले ना जाए। जस्ट 1 मिनट मुझे बताओ, आर यू ऑल देयर विद मी? हम रैप अप कर रहे हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखो मैंने बहुत शांति से और धीरे धीरे बताई हैं चीजें, ये मत बोलना बहुत फास्ट है सर आप। ठीक है, आर यू ऑल देयर विद मी? मुझे बस ये बताओ। मजे से पढ़ रहे हैं अभी तक, बस खत्म करेंगे इसको। यस सर, हम यही हैं, हम कहां जाएंगे? तो सुनो मेरी बात, जो टॉपिक होमवर्क में दे रहा हूं ना उसको भी समझा रहा हूं किस तरह से करना है। हमने याद है ऐसे 200 का मतलब पढ़ा था सर। ऐसे 200 का मतलब क्या है? उइया कासा। सर उइया कासा का क्या मतलब है? मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखो, तुमको भी आदत पड़ेगी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट को ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब आएगी गेम। एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमको जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करना है। ये बात कौन से ऐसे ने बताई सर? ये बात हमको बताई ऐसे 200 ने। ये बात हमको बताई ऐसे 200 ने। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या ये बात आपको समझ आती है? क्या ये बात आपको समझ आती है? कहां से आया सर ये उइया कासा? तो मैंने पढ़ा था नीरज अरोड़ा सर से, तो उन्होंने ये मुझे दिया था बढ़िया सा नाम, उइया कासा, राइट। तो ये उइया कासा इसको हम बोलते हैं। तो ऐसे 200 इज व्हाट सर? इट इज उइया कासा। अब ये उइया कासा ने क्या बोला कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसने बोला आपको कि हमको ऐसे इसके हिसाब से करना है, तो आप सारे बच्चे बोलेंगे कि सिंपल सी बात है, ऐसे 200 ने हमको बताया है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करो। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है, कुछ बातें बोली। इन्होंने बोला दैट ऑडिटर शेल कंप्लाई विद ऑल द एसेज विच आर रेलिवेंट टू द ऑडिट। यानी आपके ऑडिट के लिए जो जो ऐसे रेलिवेंट है ना, आपने उससे कंप्लाई करके चलना है। इन्होंने बोला ऐसे रेलिवेंट कब होता है? वो कहा ऐसे तब रेलिवेंट होता है व्हेन द ऐसे इज इन इफेक्ट, यानी ऐसे चालू है, प्लस जो सर्कमस्टेंसेज ऐसे जिनकी बात करता है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। सपोज मैं बात करता हूं ऐसे 610 होता है, जस्ट समझने के लिए। ऐसे 610 की अगर मैं बात करता हूं तो जो ऐसे 610 है वो बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर।
अगर कंपनी में इंटरनल ऑडिटर होगा तभी ऐसे 610 रेलिवेंट है, तभी मैं उसके साथ कंप्लाई करूंगा। अगर इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है तो क्या ऐसे 610 की कोई रेलिवेंस रह गई? नहीं सर, ऐसे 610 की कोई रेलिवेंस नहीं रह गई, तो मुझे उससे कंप्लाई भी नहीं करना। अगली चीज, ऑडिटर शैल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर टेक्स्ट ऑफ ऐसे इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन। ऑडिटर को ऐसे पढ़ के जाना चाहिए। एंड लास्ट, ऑडिटर शैल नॉट रिप्रेजेंट द कंप्लायंस विद एसेज इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अनलेस he has complied with the requirements of this essay and all other essays। यानी जो जो ऐसे चाहता था, जो जो ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे करवाना आपसे चाहता था, जब तक आपने वो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं करे हैं, आप नहीं बोलोगे कि आपने ऐसे के साथ कंप्लाई किया है। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? हाँ सर, ये बातें क्लियर है। तो क्या आपने एसेज के साथ कंप्लाई करना है? सर कंप्लाई करना है। किन एसेज के साथ कंप्लाई करना है? जो इन इफेक्ट है और जो आपके लिए रेलिवेंट भी है। आप कब तक नहीं बोलोगे कि आपने एसेज के साथ कंप्लाई किया? जब तक आपने सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं किया। जो जो ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो आपने अचीव करते चलना है एसेज के साथ। प्लस डिटरमाइन करना कि क्या आपको एसेज से ज्यादा कोई ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत तो नहीं। कई बार हो सकता है कि आपको लगे यार फ्रॉड है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए, तो कर लेना। प्लस ये इवेल्युएट कर लेना कि आपको ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मिल चुका है कि नहीं। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लाइंग विद द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट। The auditor shall comply with the each requirement of essay unless the circumstances of a audit essay is not relevant। जैसे मैंने आपको ऐसे 610 का एग्जांपल दिया कि अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही है तो 610 की कोई रेलिवेंस ही नहीं है। प्लस देयर इज अ कंडीशनल रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई कंडीशनल रिक्वायरमेंट और वो कंडीशन नहीं है तो भी वो चीज करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है, ये चीज ध्यान से समझना, ये वाली जो पैरा है ना, इस पे अगर इंस्टीट्यूट कल को मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी बनाएगा तो वो इस चीज पे बना सकता है। इन्होंने क्या बोला, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज ऑडिटर में डिपार्ट फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन ऐसे। इन सच सर्कमस्टेंसेज ही शैल परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू अचीव द एम ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल, आज अगर मैं ऐसे 505 की बात करता हूं, ठीक है, मुझे डेटर्स की कंफर्मेशन चाहिए और मैंने डेटर को कंफर्मेशन भेज भी दी, बट डेटर से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आया। डेटर ने मुझे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया, तो क्या अब मैं डेटर का बैलेंस ही चेक नहीं करूंगा? द आंसर इज नो। जो चीज आप सबने स्टार्टिंग में मुझे बताई थी ना कि बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स भी तो होते हैं डेटर्स के केस में, मैं इनवॉइसेस देख सकता हूं, मैं सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ कैश देख सकता हूं। सर सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ कैश यानी ये जो डेटर्स का बैलेंस है ये तो 31 मार्च 22 को है, हो सकता है 15 अप्रैल 2022 से उससे बैलेंस मुझे रिकवर हुआ हो, तो मैं बैंक स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन देख सकता हूं। सो दीज आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट प्रोसीजर। तो हो सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में अगर डेटर मुझे अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देता तो मैं डिपार्ट कर सकता हूं फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन ऐसे एंड मुझे परफॉर्म करने पड़ सकते हैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू अचीव द एम ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। एंड इन्होंने एक बात और बोली, the need for the auditor to depart from the relevant requirement is expected to arise only where the requirement is for a specific procedure to be performed and the specific circumstances of that audit the procedure would be ineffective in achieving the aim of the requirement। तो आप बस इतनी सी बात समझो, अगर मैं कोई प्रोसीजर करना है और मैं वो नहीं कर पाऊंगा तो आप अपने आंसर में क्या लिखोगे? हर ऐसे के आंसर में आप लिखोगे दैट आई विल परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या ये बात क्लियर है? आपने बस ये बात इस पैराग्राफ में समझनी थी और कुछ भी नहीं है इस पैराग्राफ में। इज दिस पॉइंट क्लियर? सारे बच्चे मुझे बताओ फटाफट से, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। एंड देन फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, सिंपल सी बात है, इवेल्युएट इफ इट प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स टू मॉडिफाई द ओपिनियन और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर देन इसको एज पर ऐसे 230 आपको डॉक्यूमेंट भी करके चलना है। ये तो सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव कर पाते और आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है या विड्रॉ करना पड़ रहा है तो फिर आपको ये बातें भी समझानी पड़ेगी, तो भी आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर, दिस पॉइंट इज क्लियर। ऐसे 200 हमारा हो गया, ऐसे 200 में अब कुछ भी नहीं रह गया। अगेन इसको बस आपने रीड करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट वगैरह एक बार आप रीड कर लेना। वी आर डन विद ऐसे 200 विद अटमोस्ट सिंसेरिटी। एंड ये चीज जो आज हमने क्लास में डिस्कस करी है इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसकी टेंशन मत लो। बाकी अगर मैं बात करूं याद करने की, ऐसे 200 में आपने क्या क्या चीजें याद करनी है तो एक बार वो सुन लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, तो हम एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो ये चीज जो है, ये जो चीज है इसको तो आपको लर्न करना ही है, ये तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। ठीक है, ये सारे बच्चे मेरे को
सारे बच्चे यस यस बोलते जाओ। आर यू ऑल देयर विद मी? हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अब, ठीक है? हो गया यार, क्लास डन 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 डन, टाटा बाय बाय। सारे बच्चे मुझे कंफर्म करो फटाफट, आर यू देयर विद मी? यस, बहुत बढ़िया। इसको आपने लर्न करना है, ठीक है? एफआरएफ की डेफिनेशन, बाकी चीजें जो मैं कह रहा हूं ना लर्न नहीं करनी, उनको रीड भी करोगे तो चलेगा। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन को आप लर्न करोगे अच्छे से, क्योंकि मैंने भी मेहनत करी है। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर एज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एज दैट शुड बी एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड इट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर, ठीक है? उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पूरा टॉपिक आप लर्न करोगे अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशनल जजमेंट कहां पे रिक्वायर्ड है, ये भी बढ़िया तरीके से लर्न करना है, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पूरे टॉपिक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, लर्न करो चाहे जो भी करो, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ऑडिट रिस्क किन चीजों से बना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, कंट्रोल रिस्क क्या होती है, इसको आप अच्छे से कवर करना। एंड देन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को भी आप एक बार हेडिंग्स को अच्छे से लर्न रखना, ठीक है? ये पैराग्राफ को रीड करके हेडिंग्स को लर्न रखना कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग। देन थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, टाइमलीनेस, बैलेंसिंग बिटवीन द टाइमलीनेस एंड कॉस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ अजर्शंस और कुछ एरियाज में इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा होती है। कौन से एरियाज में? फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। क्यों हुआ फ्रॉड? क्योंकि हमने कंप्लाई नहीं किया विद द लॉज एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अब फ्रॉड हुआ है तो एंटिटी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे, इसको बस आपने रीड करना है, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ भी नहीं पढ़ा हमने ज्यादा। क्या आपको अब जब हमने लास्ट में ऐसे ऊपर से नीचे कवर किया, क्या आपको फीलिंग है कि हमने कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है? ये तो मैंने आपको बहुत ज्यादा दिमाग खाया लास्ट के 3 घंटे में, और आपको मजा भी आया होगा। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से रिवाइज करना जो भी आज पढ़ा है। ऑल द बेस्ट।